ठीक है। स्क्रीन शेयर है ना? जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम पार्टनरशिप फर्म में अपने पार्टनर्स के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी मतलब अगर उनमें से कोई एक आध चला जाए तो उससे जो नुकसान होगा फर्म को, उसको कंपनसेशन मिले मॉनेटरी टर्म्स में, फर्म को कंपनसेशन मिल जाए। क्या बोल रहे हो? तुम ज्वाइन नहीं हो पाए हो, क्या बोलना क्या चाह रहे हो? मैंने तो सबको ऐड कर लिया था। मेरे पास तुम्हारा रिक्वेस्ट पड़ा है, एक मिनट देखो मैं। ये सब रिकॉर्ड करवा दो। चलो। तो अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो डेथ की वजह से फर्म को लॉस होंगे, तो हम कम से कम मॉनेटरी कुछ कंपनसेशन ले पाए, इस पर्पस से पार्टनर की लाइफ पॉलिसी लेनी थी। और वो तो तीन या चार पार्टनर, किसी की भी डेथ होगी तो फर्म को नुकसान होगा। इसीलिए हमने जो पॉलिसी ली वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली। इसका मतलब ये था कि एक ही, वो कॉन्ट्रैक्ट एक ही है इंश्योरर को और इंश्योर्ड के बीच। इंश्योर्ड हमारी फर्म है, इंश्योरर जो भी कंपनी है जिससे आपने लाइफ पॉलिसी ली है। और उसमें टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती है कि एनी पार्टनर, किसी की भी डेथ होगी तो जो भी पॉलिसी का एश्योर्ड अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। इसीलिए उसका नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो ये नाम जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसलिए पड़ा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ रीड कर लेते हैं ताकि अपन को ये समझ में आ जाए, हमने सब देख लिया। पार्टनरशिप फॉर्म मे डिसाइड टू टेक जेएलपी, शॉर्ट में आप अपन इसको जेएलपी बोलेंगे, ऑन द लाइव्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल। यार ये क्यों कर रहे हो, ये साउंड की आवाज है यहाँ पे? शांति से बैठो। द फर्म पेज द प्रीमियम। देखो, किसने प्रीमियम पे किया? फर्म ने। तो पैसा कौन लेगा? फर्म। लाइफ पॉलिसी है लेकिन मरने के बाद उसके लीगल हेयर को पैसा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीमियम फर्म भर रही है तो ऑब्वियसली जो कंपनसेशन मिलेगा वो फर्म को मिलेगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल टू द फर्म। यही वो वाली बात आ गई, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। जो मैच्योरिटी मतलब वो किसी की डेथ हुई तो जो पैसा मिलेगा वो फर्म को मिलेगा। और कब मिलेगा? डेथ ऑफ पार्टनर, क्योंकि वो लाइफ पॉलिसी है तो वो मैच्योर होगी डेथ पे। या फिर आजकल ऐसी लाइफ पॉलिसी भी आती है कि यार 75 ईयर्स में डेथ हो गई तो डेथ पे पैसा। और नहीं तो 75 ईयर कंप्लीट होने पे, 75 ईयर पे जो भी कब तुम्हारा फंड इकट्ठा हुआ है उसका कोई पैसा, either ऑन डेथ और ऑन मेच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर। तुम जिंदा रह गए 75 साल तक, पैसा ले लो। बीच में चले गए तो तुम्हारे बदले जो लोगों ने प्रीमियम भरे उनको पैसा मिल जाएगा। The objective of taking such a policy is to minimize the financial hardship of the event of payment of large sum to the legal representative of the deceased partner। कल को अचानक तुम चले गए तो तुम्हारा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अब देखो ये वर्ड आया, अब तुम्हें समझ में आएगा, जिसे या तो तुम विल में खुद अपॉइंट करके गए थे या तो कोर्ट ने, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कोर्ट ने अपॉइंट करके दिया था तुम्हारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसको पैसा देना पड़ता है ना। डेथ पे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते थे हम, याद आया कि नहीं? डेथ पे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते थे। तुम्हारे मरने पे उसको पैसा देना है तो उसको अचानक से पैसा देने के लिए आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। वो गया तो कहां से दोगे? तो क्या लेके रख लो? इंश्योरेंस। अरे तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मशीन के ऊपर, उनकी लाइफ पे थ्रेट है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऑर्गन में डिसफंक्शनलिटी आ सकती है, अचानक कुछ आ गया तो तुम कैसे पैसे दोगे उसे? इसीलिए उनके लिए कंपलसरी गवर्नमेंट करके रखती है कि भैया लाइफ इंश्योरेंस, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल कर रखो। हम्म। तो ऐसे ही रीजन से ये लोग करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है वैसे तो, समझने के लिए काम का है। प्रैक्टिकली ये पूरे पैराग्राफ में अपना कोई खास बात नहीं, काम एक ही था। प्रीमियम फर्म से जाएगा तो फर्म के पीएनएल अकाउंट में आएगा, और मैच्योरिटी पे पैसा आएगा या डेथ पे पैसा आएगा तो वो फर्म को मिलेगा।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ऑन द प्रीमियम पेड ऑफ जेएलपी? इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। व्हेन द प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, दैट इज इट इज क्लोज एवरी ईयर बाय ट्रांसफरिंग टू पीएनएल। अरे अगर वो एक्सपेंस है तो फिर पीएनएल में क्लोज होना है ना। इन दिस केस द कंप्लीट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एदर ऑन सरेंडर ऑफ द पॉलिसी और ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर बिकम अ गेन। ये कहानी समझ रहे हो? देखो, हर साल तुम एक्सपेंस की तरह से ट्रीट कर रहे हो प्रीमियम को। सपोज 10,000 रुपए का प्रीमियम जा रहा है। अब इस प्रीमियम के अगेंस्ट तुम्हें पैसे कब मिल सकते हैं? अगर तुम्हारी लाइफ पॉलिसी से सपोज 25 साल की है, किसी की डेथ नहीं हुई, तो 25वें साल पे जब पैसा मिलेगा तो तुम कहोगे मैच्योरिटी के कारण पैसे मिल गए। बीच में किसी की भी डेथ हो गई, तो जिस दिन डेथ होगी उस दिन पैसे रिसीव हो जाएंगे। डेथ पे पैसा रिसीव हो सकता है, मैच्योरिटी पे पैसा रिसीव हो सकता है। क्या इन दोनों पॉइंट में तुम्हें कोई कंफ्यूजन है? एक सिनारियो और है कि पैसा रिसीव हो सकता है, और वो जो तीसरा सिनारियो है एक्चुअली वो इस चैप्टर में जेएलपी केवल उसी सिनारियो के लिए है, ना इसके लिए है ना इसके लिए है। वो थर्ड सिनारियो के कारण हम रिटायरमेंट में जेएलपी पढ़ रहे हैं। क्यों? सपोज डेथ वेथ कुछ नहीं हुई और अभी 25 साल की मेच्योरिटी भी आई नहीं है। यहां बीच में किसी दिन मिस्टर ए की इच्छा हो गई कि मैं तो हो रहा हूं रिटायर। क्योंकि मेच्योरिटी पे कुछ पैसा मिल सकता है, तो आज के दिन भी कुछ वैल्यू तो होगी पॉलिसी में जो इकट्ठी हो गई होगी। उस वैल्यू को बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर का मतलब क्या होता है? अगर आज के आज इस पॉलिसी को हम बंद कर दें, ना चलाएं 25 साल मेच्योरिटी तक, और डेथ भी नहीं हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर मतलब खत्म कर लो, और एक सरेंडर वैल्यू है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। ऑब्वियसली वो सरेंडर वैल्यू काफी कम होगी। अगर ये सपोज 1 करोड़ की पॉलिसी थी तो हो सकता है कि आपके सरेंडर वैल्यू अभी मुश्किल से 5 लाख हो। पर अब ये पॉलिसी आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि मिस्टर ए की इच्छा हो गई है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, और ये पॉलिसी लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी। अगर आपको आगे भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी चाहिए तो ए को हटा के बी और सी बचे हैं, तो आप केवल ए बी और सी की पॉलिसी चलाएगी ना फर्म, उसका प्रीमियम भरेगी, उनकी डेथ सेव करेगी। ए को तो बाय बाय करना है, पर इस पॉलिसी में तो ए का भी हिस्सा है। मेच्योरिटी नहीं आई तो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा नहीं, डेथ हुई नहीं तो डेथ पे भी वाला अमाउंट भी नहीं मिलेगा। सरेंडर वैल्यू मिलेगी आज, और वो सरेंडर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी किसमें? ए बी सी तीनों में। अरे वो तो रिटायर होके आज जा रहा है, जब तक प्रीमियम भरा गया तब तक वो भी तो हिस्सा था ना। तो सरेंडर वैल्यू में उसका हक है, वही तो लेने के लिए आज सरेंडर वैल्यू ले रहे हैं। कहानी समझ नहीं आई? अपन 3 पार्टनर है। लग रहा है यार कि कोई भी टपक गया तो अचानक पैसा कहां से लाएंगे? उसके लीगल हेयर को कैपिटल वैपिटल सब देना पड़ेगा ना उसी दिन। तो क्या बिजनेस बंद बंद कर देंगे क्या बिजनेस? तो हमने क्या ले लिया? एक जेएलपी, इस रिस्क को कवर करने के लिए। जेएलपी की टर्म है दो। 25 साल पे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। कोई मर गया, 25 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये दोनों टर्म समझ में आ रही है? बीच में जो भी सरेंडर वैल्यू होगी, अगर हम बीच में उसको खत्म करते हैं पॉलिसी को, तो वो सरेंडर वैल्यू उस डेट की मिल जाएगी। क्या ये पॉलिसी का सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? इसका प्रीमियम कहां से जाता है? फर्म से। फर्म उसको क्या ट्रीट करती है? एक्सपेंस। एंट्री क्या पास होती है? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। फिर वो, एक तो बैंक कैश है, वो तो बैलेंस कैरेट डाउन में चला जाएगा, असेट है, वो तो 31 मार्च को क्लोज नहीं होगी। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट एक्सपेंस है, उसको पीएनएल में क्लोज कर देंगे। अब क्या है, ये सिस्टम अपना बढ़िया चल रहा था। अचानक एक दिन मेरी इच्छा हुई कि यार अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे को तो होना रिटायर। ना तो अभी 25 साल हुए हैं ये पॉलिसी लिए हुए कि मेच्योरिटी के 50 लाख मिल जाए, ना अपन तीनों में से कोई टपका है कि डेथ के 1 करोड़ मिल जाए फर्म को। पर आज अगर मैं जा रहा हूं तो अब मुझे बताओ, ये 10,000 रुपए जो लगातार हम
सपोज अभी 12 साल बीते, 12 साल से जो 10,000 रुपए की किस्त भर रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है ना, वो 10,000 ना भरते तो 10,000 प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता। वो कंट्रीब्यूशन 10,000 का हम तीनों का ही नहीं है, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है ना। तो अगर मैं आज जा रहा हूं तो मैं मेरा हिस्सा लेके जाऊंगा ना उसके बदले जो बना है, तो उसकी सरेंडर वैल्यू तो आज मिल सकती है ना, तो सरेंडर वैल्यू ले जाऊंगा मैं, मेरा पार्ट। अभी भी नहीं समझ में आया। मेरा सवाल, वो एक्सपेंस को तो तुमने पूरी कहानी बना ली एंट्री बना के कि यार ये पार्ट जो है वो एक्सपेंस था, बाकी कैश कम हो गया, क्लोज करते गए हम। मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि सरेंडर वैल्यू वाली डेट पे जो पैसे आए, मतलब इनफ्लो, या तो वो इनकम है या तो वो लाइबिलिटी है। ये इनकम मानेंगे, गेन, गेन है तो सब में बटेगा। कौन से रेशो में? 10,000 कौन से रेशो में नुकसान हुआ है अपना? पीएसआर में। तो ये गेन भी किस में मिलेगा मुझे? पीएसआर में। अरे उसके ही बदले तो मिल रहा है। एंट्री ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जेएलपी टू बैंक ऑन चार्जिंग टू पीएनएल, लास्ट डेट पे एंट्री है ये। अरे हाँ या ना? पीएनएल टू प्रीमियम। अरे प्रीमियम प्रीमियम वर्ड पे ध्यान दो, इतना लंबा लिखा उस पर टेंशन मत लो। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, पीएनएल टू प्रीमियम। ये हर साल होता रहा होता रहा होता रहा। लेकिन अगर कोई मैच्योरिटी आई 25 साल वाली, या फिर डेथ हुई, या फिर कोई रिटायर होके जा रहा है, तो वो कह रहा है यार मेरा हिसाब किताब करो, तो वो सरेंडर वैल्यू मांगेगा। यस और नो? उस दिन ये एंट्री होगी, पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट। अरे बोलो ना हाँ। सर ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट क्यों लिखा है? अरे वो क्लेम एक्सेप्ट कर चुका है, बाद में पैसे दे देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट अभी थोड़ी कर सकते, याद आया, डेटर बना दिया इसको। ऑन एक्सेप्टिंग द क्लेम, फाइनेंशियल इवेंट है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ऑन रिसीविंग द क्लेम, बाद अभी इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कर लो, बाद में पैसा मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट करके बैंक अकाउंट डेबिट कर लेना। अरे तो टप्पा है, नहीं आया समझ? तो जो भी है, पार्टनर कैपिटल इंडिविजुअली, अरे उनको पैसा देना है तो पार्टनर कैपिटल में पैसा बटेगा। कौन से रेशो में? पीएसआर में। कोई डाउट? तो ये वो कहानी थी कि व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। कुछ होशियार लोग ये चाहते हैं कि हम तो प्रीमियम को असेट मानेंगे, क्योंकि आज हम पैसा लगा रहे हैं और फ्यूचर में इससे क्या मिल रहा है? बेनिफिट। अरे कुछ समझ नहीं आया। श्योरली कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा ना, या तो मर जाओगे, या तो मेच्योरिटी आ जाएगी, और बीच में कोई गया तो भी सरेंडर वैल्यू तो है ही। तो उनका ये असेट बोलना गलत नहीं। अगर ये सरेंडर वैल्यू और मेच्योरिटी वैल्यू ना होती ना, तो दिक्कत थी। आपकी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू वाला क्लॉज नहीं है, मेच्योरिटी वाला क्लॉज भी नहीं है, केवल एक ही क्लॉज है, मरोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं मरे अगर तो नहीं मिलेगा। तो मैं मान सकता था कि ये असेट नहीं है, जो कि इवेंट की सर्टेनिटी नहीं है। अरे हाँ या ना? तो अगर लोग असेट ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? इन दिस केस इंश्योरेंस प्रीमियम इज पे फर्स्ट डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब तुम इसे असेट बनाना चाहते हो, एक्सपेंस नहीं, तो जो डेबिट कर रहे हो उसका नाम क्या रखें? उसका नाम ये रखो, लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये नाम की असेट बनाएंगे, और पैसे दोगे तो ऑब्वियसली ये अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे एक्सपेंस की जगह रिप्लेस हो गया यार। समझ में नहीं आया? चार्ट बना लेंगे इसका अपन, ट्रीटिंग एज एक्सपेंस, ट्रीटिंग एज असेट, उसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, यहाँ पे लाइफ पॉलिसी अकाउंट टू बैंक। ये बैलेंस कैरेट डाउन होती रहेगी, इसको क्लोज नहीं करेंगे किसमें? पीएनएल में। ये हो गया असेट ट्रीटमेंट। हेलो हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रही है? कठिन कुछ नहीं है। आगे क्या बोलता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू इज ट्रीटेड एज लॉस एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या मजाक है सर? यही मजाक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। सपोज करो 5 साल हो गए अपनी असेट बने,
कंपनियां ऐसा करती हैं, 5वें साल, कम से कम 5 साल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करो तब सरेंडर वैल्यू देंगे। ऐसे ही नहीं कि पहले साल ले लिया और सरेंडर वैल्यू ले ली, या पहले साल जो भी है। तुम्हारा ये लाइफ पॉलिसी में एक बैलेंस है, लाइफ पॉलिसी नाम के असेट में बैलेंस है तुम्हारा सपोज 1 लाख, और आज इसकी सरेंडर वैल्यू केवल कितनी है, 20,000। तुमने दे दिए फर्म को 1 लाख और सरेंडर वैल्यू 20,000 ही दे रही है सर फर्म। हाँ, फर्म ऐसे ही करेगी, तुम्हारी रिस्क कवर करने के पैसे भी तो लिए उसने, सारा तुमको लौटा थोड़ी देगी। तो सर ये जो 80,000 का गैप है ये क्या है? ये तुम्हारा लॉस है, क्योंकि बैलेंस शीट में तुम्हें कितनी दिखानी चाहिए आज, केवल 20,000। तुमने इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख दिए, पर इंश्योरेंस कंपनी से आज ही तुमने अगर रिलेशन खत्म किया तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें मैक्सिमम कितना देगी, 20,000। तो फ्यूचर रिसीवेबल तुम्हारा आज के हिसाब से मैक्सिमम कितना है, 20,000। नहीं आया, समझ नहीं आया। तुमने आउटपुट टू बैंक करके कितना दे दिया, 1 लाख। पर अगर मैं आज कंपनी से हिसाब किताब खत्म कर लूं तो कंपनी मेरे को रिफंड केवल कितना देगी, 20,000 सरेंडर वैल्यू के नाम पे। मेरा 80,000 का तो नुकसान पे बैठा हूं मैं, और मेरे बैलेंस शीट में क्लोजिंग केवल कितना दिख सकता है, 20, 1 लाख नहीं। सर ये एंट्री बताओ ना कैसे आएगी पीएनएल में, देखो। ऑन डेट ऑफ पेमेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, डेबिट टू बैंक, 1 लाख, 1 लाख। इस 1 लाख में से केवल 20,000 की क्या बचेगी, सरेंडर वैल्यू। मुझे इस डेबिट में 20,000 डेबिट से फर्क नहीं पड़ता, पर ये 80,000 डेबिट तो फोकट है, इसको डाल दूंगा मैं पीएनएल में। अपने आप 20 बच गया ना, देखो, वो असेट में चला जाएगा। अरे मैं कुछ समझा भी पाया कि ऊपर से गया, पक्का। कहा था मैं, एक सेकंड ना। आ रहा हूँ।
मैं कहाँ था? दो तरह के ट्रीटमेंट के ऑप्शन है अपने पास। एक ट्रीटमेंट हम ये कर सकते हैं कि एक्सपेंस ट्रीट कर दो, और जो बाद में पैसा मिले पूरा गेन। सीधी सी बात, एक्सपेंस करके राइट ऑफ करते जाओ, पीएनएल में जो मिला वो गेन। सबसे इजी तरीका। दूसरा तरीका, हम क्या करते जाएं, पूरा डेबिट करें जितना पैसा दे रहे हैं, पर अगर कोई गैप क्रिएट होता है हमारे उस असेट अकाउंट में, वो असेट मेंटेन करे बैलेंस कैरेट डाउन करके, पर अगर गैप है सरेंडर वैल्यू और उस असेट का, तो उसको गैप को उठा के पीएनएल में डाल दो। तीसरी कहानी, अच्छा ये इसमें सब लिखा हुआ है। आ, इस इस केस में जब पैसा मिलेगा तब क्या करेंगे सर? ये तो ठीक है, पैसा देते समय ये करते जा रहे हैं, जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन क्या करेंगे? एक्सेस ऑफ द सरेंडर वैल्यू। अगर आपको कुछ मिलता है, सरेंडर वैल्यू मिला, सरेंडर वैल्यू नाम की तो असेट ही थी अपने पास। सपोज तुम्हारे पास सरेंडर वैल्यू नाम की जेएलपी नाम की असेट है 40,000। 40,000 ही दिए उसने, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आए। क्रेडिट किसको करेंगे? असेट को। अब अरे आप गेन थोड़ी है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बैंक टू असेट खत्म। लेकिन अगर सर ज्यादा मिल गए 40 से, तो हमारे पास सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन है, किसी रीजन से पैसे ज्यादा मिल गए, जैसे डेथ वेथ हो जाती है, तो सरेंडर वैल्यू थोड़ी एक्स्ट्रा भी तो मिलेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा गैप है, जैसे एक्स्ट्रा गैप राइट ऑफ कर रहे थे पीएनएल में, वैसे इस दिन अगर एक्स्ट्रा गैप मिला तो गेन, फिर पीएनएल। अरे कुछ समझ में आ रहा क्या? अभी सब एग्जांपल में देखेंगे। एक आउटलाइन तो बना ले कि एक तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। अब जरा तीसरे तरीके पे आओ। वो देखो, वो गेन जो है वो सीधे कैपिटल अकाउंट में डाल रहा है, दूसरे में कैपिटल अकाउंट में डाल रहा है और पीएसआर में बांट रहा है। अरे प्रॉफिट बना के। दूसरे वाला तरीके का कंक्लूजन मैंने स्क्रीन पे शेयर किया, यहाँ मार्किंग करी है, देखो ये रही, रिसिप्ट पे ही होगा। कोई दिक्कत है क्या? ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट पढ़ाने के पहले मैं चाहता हूं इन दोनों पे अपन थोड़ा समझ ले, प्रैक्टिकल। नहीं तो क्या है, फिर वो थ्योरी थ्योरी इकट्ठी हो जाएगी और कब क्या लगाऊं समझ नहीं आएगा। पहला, इलस्ट्रेशन 7 पढ़ के देखते हैं कौन से तरीके से करने के लिए बोलता है। रेड वाइट ब्लैक, शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3, ये तो उनका नॉर्मल इंफॉर्मेशन हो गई। दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2018। 2018 में उनने एक जेएलपी ली थी, कितने की? 50,000 की। उसका प्रीमियम केवल 3,000 है। तो ये 50,000 क्या है सर? ये उसकी मेच्योरिटी वैल्यू कह सकते हो, या डेथ पे पैसा मिलेगा, अभी बताएगा वो। और तो 3,000 रुपए जो है वो एनुअली पे कर रहे हैं हम 10 जून को। मजेदार डेट है 10 जून। क्यों? क्योंकि जब जब ये प्रीमियम पे करते होगे, करंट ईयर में एक्सपेंस 3,000 बनेगा ही नहीं कभी, सीधे सीधे पहले साल तो। क्यों? 10 जून से 10 जून चलता होगा, बोला ना एनुअल है। अरे बचपन से करे ऐसे क्वेश्चन। 31 मार्च को काटेंगे उसको, और बचा एक्स्ट्रा डेज का हम क्या मानेंगे? प्रीपेड। अरे आया समझ? पहले साल ही थोड़ा अजीब है ये। अगले साल पता है, ऐसा पिछले साल से 31 मार्च का कटा हुआ प्रीपेड भी आएगा, और फिर 31 मार्च तक फिर आएगा, तो अगले साल से 3,000 ही एक्सपेंस बनेगा फिर से। नहीं आया समझ? नहीं आया। पहले साल थोड़ा अजीब है बस। अगले साल बनेगा 3,000। कैसे? पुराना प्रीपेड, इस साल का एक्सपेंस प्लस इस साल का एक्सपेंस, वो मिलके 3 ही होना है। करेंगे क्या? द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर ऑफ वेरियस ईयर्स वाज एज फॉलोज। 2018 में, जिस साल ये पॉलिसी ली थी, उस दिन कंपनी कह रही है कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है तुम्हारी, जीरो, निल। 2019 में 900 रुपए की सरेंडर वैल्यू है। अगर एक साल पॉलिसी चला के 19 में बंद करते हो, किसी भी दिन 19 में, 900 रुपए मिलेंगे। 20 में 2,000 रुपए, 21 में 3,600 रुपए। हाँ सॉरी, वो डेट बता रखी है उस सरेंडर वैल्यू की, 31 दिसंबर। तो वो ये कह रहे हैं कि ब्लैक रिटायर हो रहा है। कब रिटायर हो रहा है? 15 जून को, सॉरी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को ब्लैक हो रहा है रिटायर।
15 अप्रैल 22। 21 की सरेंडर वैल्यू कितनी है अपने पास? बात मत कर, काम की बात बोल दी मैंने। 21 की सरेंडर वैल्यू कितनी है अपने पास? 36। 22 का दिसंबर तो आया ही नहीं अभी। तो सरेंडर वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट कौन सी है? बाकी अपने लिए कोई काम की नहीं है। अरे वो तो पुरानी कहानी है। आज ब्लैक रिटायर हो रहा है तो ब्लैक बोल रहा है यार मेरे सारे पैसों का हिसाब किताब करो। तो एक हिसाब किताब 3600 रुपए का भी होगा, बाकी तो तुम करते ही हो। बस इतनी सी बात है। अरे हाँ या ना? सवाल ये है कि ये 3600 रुपए अगर मिले तो सीधे सीधे कैसे एंट्री करे, कैसे ट्रीट करे, 36 को पूरा गेन कर, ट्रीट करे या क्या करे? वो दो मेथड में से कौन सी मेथड तुमने अप्लाई कर रखी थी, उस हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। क्वेश्चन बता रहा है क्या कुछ? वो बोल रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन। बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा है? रिक्वायरमेंट पढ़े बिना कैसे बोल देता है तो कि नहीं बता रहा है? रिक्वायरमेंट भी कहाँ थी फिर तेरे पास? करना क्या है? क्या मतलब है नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन? मतलब वो असेट वाली मेथड पे नहीं हो तुम? जेएलपी अकाउंट तो असेट है ना। तो फिर कौन सी मेथड पे हो? एक्सपेंस वाली मेथड पे हो। मतलब तुम कौन सी एंट्री करोगे? प्रीमियम वाली। अब वो पीछे के तीनों जो नमूने बैठे हैं, जो इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, मेरे को ये बताओ, ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? वो दोनों मेथड में से कौन सी मेथड क्यों लगी, ये समझ में आ गया? प्रीमियम वाली। हर साल हमने प्रीमियम बोल के एक्सपेंस ट्रीट करके पीएनएल में डेबिट करके खत्म कर लिया। अपने पास कोई जेएलपी नाम की एसेट नहीं है। तो 3600 रुपए जो पूरे मिलेंगे आज, 3600 ही क्यों मिलेंगे सर? क्योंकि हम खड़े कब? अप्रैल 15 2022। और सरेंडर वैल्यू कब की है अपने पास? 21। और 22 में तो 31 दिसंबर आई नहीं कि उस दिन उस साल की सरेंडर वैल्यू हमें मिले। वो 3600 रुपए, पूरे 3600 रुपए का क्या होगा? गेन। और वो गेन किनको ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर कैपिटल। और कौन से रेशो में? पीएसआर में। कौन किसकी बात हो रही है? ब्लैक। ब्लैक का रेशो क्या है? 2/10। अरे 3600 डिवाइडेड बाय 10, 360 इंटू 2, 720। इस नाम के पैसे मिलने हैं उसको कैपिटल अकाउंट में। बाकी दोनों की कैपिटल भी बढ़ेगी अपने अपने रेशो में। उसने हमसे बोला रिक्वायरमेंट में लेजर अकाउंट बनाओ। उसने हमसे जो बोला वो भी तो सुनना पड़ेगा ना, कि हम मन से क्या करें। वो बोल रहा है लेजर अकाउंट बनाओ। पहली लेजर बनाई उसने जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम की। टाइम पास लेजर है ये। हर साल की एंट्रीज है ये। उसने टोटल का कॉलम ही नहीं खींचा पागल ने। क्या हो गया भैया? 21 तक के प्रीमियम है। 22 का प्रीमियम क्यों नहीं है? क्योंकि 15 अप्रैल को ही क्या हो गया है वो? रिटायर। अरे 10 जून चल रही थी ना। हर साल प्रीमियम बना, पीएनएल में क्लोज। प्रीमियम बना, प्रीमियम पे किया, पीएनएल। अरे ये एंट्री अपने डेप्रिसिएशन में भी बहुत बनाते हैं, डेप्रिसिएशन लेजर ऐसी बनती है। हर एक्सपेंस की लेजर ऐसी बनती है। यस और नो? क्लोज होती है ना वो, इसलिए। एक और लेजर बना के दिखाई उसने पीएनएल अकाउंट की। ये भी हर साल की है। अरे वही ऊपर वाली एंट्री उठ के आ गई है, 3000 रुपए। रीजन बन गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। कोई दिक्कत है क्या? उसने बोला था ना रिलेवेंट लेजर बना दो सारी। अब कौन? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट तो सर हमने मेंटेन ही नहीं किया है। अब कहां से आ गया ये? जिस दिन तुम्हें 3600 रुपए मिलेंगे, क्रेडिट क्या करोगे? सीधा कैपिटल, या फिर टप्पा खिलाओगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी से कैपिटल? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? नरेशन लिखना पड़ेगा ना अपने को। तो ये टेम्पररी अकाउंट बनाया हमने, मेंटेन्ड नहीं था ये अकाउंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बना, खत्म कर दिया। अरे जैसे शेयर एप्लीकेशन बनाई, खत्म कर दी। सीधा कैपिटल डाल नहीं सकते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो हमने बोला वही हुआ, क्वेश्चन खत्म। कठिन नहीं होता है। समझ में आया कि ऊपर से गई? किसमें?
कौन सा है भाई? वो प्रीमियम है वो, ये एक्सपेंस था। अरे ये तो टेम्पररी एसेट बनाई थी हमने, पैसे मिले जेएलपी में डाले और कैपिटल में डाल दिए। वो प्रीमियम था, प्रीमियम एक्सपेंस, पीएनएल में क्लोज करते रहे हर साल। ये केवल इस तारीख को बना है, देख रहे हो, एक ही तारीख को, 15 अप्रैल को पैसे मिले। हेलो, डाउट है? बढ़िया प्रैक्टिस है। फिर से रेड व्हाइट ब्लैक, फिर से वही रेशो, फिर से जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिए 50,000 की, फिर से वही प्रीमियम है, फिर से वही बात है कि पेड एनुअली, डेट भी सेम, फिर से बोलता है सरेंडर वैल्यू 31 दिसंबर को मिलती है, और फिर से वही 3600 रुपये मिले 2021 में, हर साल के इतने इतने। ब्लैक रिटायर 15 अप्रैल, सेम। कहानी में चेंज यहाँ आएगा। प्रिपेयर लेजर अकाउंट, रिक्वायरमेंट में फिर लेजर अकाउंट है। अज्यूमिंग जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन, मतलब अब तुम असेट बनाते हो जब जब प्रीमियम देते हो, उसमें से फिर एक सरेंडर वैल्यू को माइनस कर देते हो, और जो बचता है गैप उसको उठा के पीएनएल में डालते हो। बाकी सरेंडर वैल्यू मेंटेन रह जाती है, उसको हम बैलेंस शीट में लिख लेते होंगे। क्या तुम्हें ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जैसे पहले साल पे, सुनना, ओरली खत्म हो जाएगा। 3,000 रुपए का प्रीमियम जमा किया अपन ने, एंट्री क्या पास की होगी? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम नहीं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक। कब? डेट बोलो, डेट। 10 जून। क्वेश्चन नहीं पढ़ते? 10 जून। फिर आई होगी उस साल की 31 मार्च। 31 मार्च को हमने देखा सरेंडर वैल्यू कितनी है, 0। अरे 2018 को 31 दिसंबर को सरेंडर वैल्यू कितनी है, 0। हमारी लाइफ जेएलपी अकाउंट में कितने पड़े, 3,000, जिसकी वर्थ क्या है, 0। तो बैलेंस शीट में फ्यूचर में अभी राइट ऑफ कर दे तो हमको क्या मिलेगा? तो पूरे 3,000 रुपए पीएनएल में डाल दो पहले साल। समझ में आया क्या? आया, समझ आया? दूसरे साल फिर करें, 3,000 पे, 10 जून को 2019, फिर से 3,000 रुपए की एंट्री जेएलपी टू बैंक। फिर से आया 31 मार्च, फिर देखी सरेंडर वैल्यू कितनी मिली, 900। 900 रुपए देखा तो 2,100 रुपए गड़बड़ लगे। 900 तो मेंटेन करना है। अब मैं जब राइट ऑफ करूंगा ना, पीएनएल टू जेएलपी, तो कितना राइट ऑफ करूंगा, 2,100। तो अपने आप बच कितने जाएंगे? और वो 900 बैलेंस कैरिड डाउन होंगे, क्योंकि वो असेट अकाउंट है। और वो किस में दिखेंगे? बैलेंस शीट में, असेट साइड। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो क्वेश्चन हमसे इतना नहीं करा रहा है, पर हम तो सब सोच सकते हैं ना। उसने केवल लेजर पूछी है। अरे हाँ या ना? जेएलपी की लेजर में, मैं जेएलपी अकाउंट की लेजर इमेजिन कर रहा हूं। पहली एंट्री, डेबिट साइड पे टू बैंक 3,000 18 में, और क्रेडिट साइड पे बाय पीएनएल 3,000, 18 खत्म, 0 0, बैलेंस ब्रॉट डाउन 0। अरे हाँ है ना? फिर 10 जून 19, टू बैंक 3,000, बाय पीएनएल 3,000 नहीं, बाय पीएनएल 2,100, बाय बैलेंस कैरिट डाउन 900। और वो कैरिट डाउन है तो 2019 की बैलेंस शीट 31 दिसंबर को 900 दिखेगा जेएलपी अकाउंट नाम से। अरे समझ में आता है क्या? अब ये गेम हमेशा खेलते रहेंगे कि नहीं अपन? अगले साल का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। मजेदार गेम है 20 का। 10 जून को 3,000 रुपए फिर डाले अपन ने टू बैंक, ओपनिंग बैलेंस भी डाला है 900। टोटल डेबिट साइड पे कितना है, 3,900। 3,900 में 31 मार्च आई, तब तक तो पड़ा रहा। 31 मार्च को हमें बैलेंस दिखा कितना, 2,000 दिखा। तो 3,900 में से 2,000 मेंटेन करना है, पूरा 1,900 राइट ऑफ हो जाएगा पीएनएल में। ओपनिंग प्लस 3,000 करके 2,000 मेंटेन कराना है, 1,900 राइट ऑफ हो जाएगा पीएनएल में। समझ में आता है? अब ओपनिंग जाएगा 2, 3 करेंगे पे, टोटल होगा 5। फिर क्या करो, 3,600 मेंटेन कराना है। 5 में से 3,600 उड़ गए,
पीएनएल में कितना जाएगा? 1400। अरे हाँ या ना? आगे चलो। फिर आएगी कौन? 10 जून? नहीं आएगी। पहले ही 15 अप्रैल। उस दिन ये अकाउंट खत्म और बैंक में क्या आने हैं? पैसे। बताओ कितने आएंगे उस दिन? अपने अकाउंट में कितने पड़े थे? 3600। अरे बैलेंस कैरेट डाउन ही ओपनिंग में पड़ा है ना। ब्रॉड डाउन में डेबिट पे 3600 पड़ा है। और ये एसेट खत्म हो रही है, बाय बैंक एंट्री हो रही है। अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस। 3600 कैंसल। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला तो कोई पीएनएल नहीं है। हेलो हेलो। समझ में आता है क्या? श्श, ओ गधों। ये देखो पीएनएल में जो जो हमने सोचा था वही गया ना, 1400 तक हर साल। ये देखो अपना जेएलपी अकाउंट। ये 1 जनवरी को ब्रॉड डाउन और बाय बैंक 3600, ये टोटल एक का कॉलम है ये। 15 अप्रैल को खत्म हो गया ये अकाउंट। क्या ये अभी भी समझ में नहीं आए? न्याय तो बोल सकते हो। इलस्ट्रेशन 9 का रिक्वायरमेंट बोल रहा है नेसेसरी जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट बताने पार्टनर के, मेथड कौन सी यूज कर रहा है। मुझे क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें कैसे पता कि एसेट बनाया हुआ है? यस। ये बता रहा था कौन सी मेथड है। अरे ये समझ में आया क्या? ये खुद से करोगे? क्यों? क्या मिनट लग रहा है इसमें? केवल जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट बताऊंगा, अगर मैं बताऊंगा अभी तो पूरा क्वेश्चन का तो कोई सेंस नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ऑन 1/17 फॉर 1 लाख। ये 1 लाख तो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू या डेथ वाली वैल्यू है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो बोल रहा है उसकी सरेंडर वैल्यू 31/3/2021 इसी डेट पे सरेंडर वैल्यू कितनी है? 25,000। हेलो सर, यहाँ तो 20 लिखी है। अरे ये तो पीछे से आई है ब्रॉड डाउन। आज कितनी हो गई है? 25। एक बंदा रिटायर हो रहा है। रिटायर हो रहा है तो हमको तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म करनी है। आज खत्म करने वाली डेट पे कितने रुपए आएंगे बैंक में? 25,000। अरे बोलो ना, ये एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने करोगे? 25। कहां से लिए? ये रहे। टू जेएलपी, क्योंकि ये खत्म। वो जेएलपी है कितने पे? 20। तो बचा हुआ 5 किस में डाल देंगे? पीएनएल। वो रिवैल्यूएशन में जाए या पार्टनर कैपिटल सीधे डाल लो पीएसआर में। अरे हाँ या ना? 5,000 रुपए पीएसआर में। वो भाई साहब जो जा रहे हैं उनका नाम क्या है? ए। ए का रेशो क्या है? 5/10। 5,000 का 2,500 ले जाएंगे वो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये अकाउंट खत्म हो जाएगा और बैंक अकाउंट में 25,000 आएंगे। हेलो। ये बोल रहा था इसको देख कर डर लग रहा है। बाकी क्वेश्चन तो तुम करते रहते हो, उसमें क्या नया है? ओ प्राणियों, मेरे को ढूंढ के दिखाओ अपन ने जो इम्पैक्ट डाला उसने करा कि नहीं करा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के 5,000, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पीएनएल में इसमें ले लिया तो ये बढ़ गया ना अपने आप उसी रेशो में। नहीं आया समझ? बाकी में क्या दिक्कत है तेरे को? जरा पॉइंट बता मेरे को, जो तेरे को लग रहा है कि वो बहुत खतरनाक है, होगा नहीं।
अरे जो कुछ एडजस्टमेंट हुए वो किस में डालने की इच्छा थी तेरी रिवैल्यूएशन में? तो मेमोरेंडम क्यों डाला, ये सवाल है तेरा। बोल, जवाब दे। दिखा नहीं देता हूँ, जवाब दे। एक ही तो रीजन होता है। एक ही रीजन होता है जो जिसपे तू रोता रहता है हर बार। मैं रिवैल्यूएशन की एंट्री पास कर दूंगा तो असेट बदल जाएगी ना यार। बिना असेट चेंज किए वो इम्पैक्ट ले जाना है कैपिटल में एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू, कैपिटल टू कैपिटल। तो हमने टाइम पास के लिए अकाउंट बना लिया कि यार अपने को पता चल जाए कि प्रॉफिट है कितना, तुम इसको स्टेटमेंट की तरह बना लो। पर ज्यादा सेंसिबल मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अपने आदत में हो, गेन लॉस, रिजल्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, बिना एंट्री के नेट इफेक्ट निकाल लिया उसने ऐसा। उसने तो स्टेटमेंट जैसे ही बनाया, नाम लिख दिया बस उसने। उसने तो फॉर्मेट भी नहीं बनाया इसका। अरे तुम ऐसा फॉर्मेट बना लेते। 1.35 बांट दिया, 1.35 का उसने ए का शेयर निकाल लिया अलग से एंट्री पास करने के लिए, क्योंकि जनरल पूछी थी। 67,500 उसको यहां से मिली। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल से मिला। अरे यहां से ब्रॉट डाउन उठा लेगा ना, ये 50, ये 67,500, इसमें गुडविल भी आ गई। सब मिला जुला के उसको दे दो। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले, ये दोनों के गेनिंग रेशो है, तो ये दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यही 1,35,000 जो है 11:4 में बढ़ जाएंगे। क्या टेंशन क्या है इससे? इस व्यक्ति की और भी कुछ हिसाब किताब थे क्या सर? वो देख लेना, ये बन गया कैपिटल अकाउंट। कोई लोन वोन हो ए का, तो उससे वसूली कर लो, तब देना उसको पैसे। ये था ए का लोन, माइनस कर लिया। और बताएगा वो क्वेश्चन में, आधा पैसा दे दिया, आधा उसके लोन में निपटा दिया। ए का लोन बना दिया मतलब यूं। कोई डाउट? ओ प्राणियों, यहां तक अभी है ना, थर्ड मेथड मैंने बताई नहीं, और देखो उसने टॉपिक भी बदल दिया ना। ऊपर मेथड थी रिजर्व अकाउंट, जेएलपी रिजर्व अकाउंट, वो मेथड मैंने नहीं समझाई अभी। और उसने अकाउंट भी चेंज कर लिया। ये बाकी का पार्ट अपन कल समझेंगे इस चैप्टर में। कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ मुझे। ये रिवीजन सबको करना है। ये मत बोलना कि आज नहीं करा, हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे। ये ये अभी समझ में आ गया है क्योंकि मैं पढ़ा रहा था। घर पे ईमानदारी से क्वेश्चन करके देखो, प्रैक्टिस उसकी।